नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, कल कैबिनेट की बैठक थी, बहुत सारे फैसले उसमें लिए गए हैं। उन फैसलों को आज आपने देखा भी होगा, लेकिन उन फैसलों के बाद अब अगली प्रक्रिया को लेकर एक तरह से नजर रहेगी कि उनको लागू करने को लेकर और शुरुआत कब से होगी, उस तरह की सारी फीडबैक अब इस दौरान आएगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली जाने के बावजूद नीति आयोग की बैठक को लेकर क्या विवाद चल रहा है और उसमें भाजपा ने क्या प्रतिक्रिया साथ में दी है, ये आपको बताएंगे। साथ में जो कैबिनेट के फैसले हैं उसके बाद इस एक फैसले के कारण 10,000 ट्रांसफर के केस कहां फंसे हैं, किस डिपार्टमेंट में फंस गए हैं, वो आपको बताएंगे। शिक्षा विभाग में एक बड़ी घटना होने जा रही है और आने वाले दिनों में इसका आपको असर दिखेगा। ये पूरी घटना क्या है, ये आज इस बुलेटिन के जरिए आपको बताएंगे। इसके बाद जो सचिवालय में जो पटवारी कानून को पूरे प्रदेश में चाबियां सौंपने के बाद आज मिलने आए थे, उनको राज्य सचिवालय में भटकने पर क्यों मजबूर होना पड़ा और अभी तक इस पूरे विवाद में क्या रास्ता निकला है, ये बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जो बड़े दिनों से चल रही है चर्चा में, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे आप अधिकारियों की आपस में हो या फिर सरकारी सेक्टर में हो, इनको लेकर भी आज क्या नई अपडेट है वो बात करेंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर कल कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया कि भारत सरकार से जो 30 करोड़ मिले हैं उसको वापस कर दो। किसी सरकार ने ये निर्णय, इतना सख्त निर्णय पहली बार लिया है जब कंपिटिटिव बिडिंग से कोई प्रोजेक्ट जो सिर्फ देश के 4 राज्यों को मिला हो वो वापस किया हो। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस बयान जारी करके क्लियर किया है कि मेडिकल डिवाइस पार्क से हिमाचल के विड्रॉ करने की वजह क्या थी और उस वजह को आज आपको बताएंगे। फिर ये आप और ये प्रदेश के लोग तय करेंगे कि ये फैसला सही था या नहीं। जेबीटी की फाइल की बात करेंगे, जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट धरने की धमकी क्यों दे रहे हैं और ये धरना कहां होगा, ये भी आपको बात बताएंगे। साथ में जो कैबिनेट सब कमेटी के मिनट्स का जिनका हम इंतजार कर रहे थे, जो एफआईआर में फंसे हैं पोस्ट कोड, 5 पोस्ट कोड खासकर, उसमें ड्राइंग मास्टर, सचिवालय क्लर्क और ये सारे लोग हैं, स्टेनोटाइपिस्ट मिलाकर, इसको लेकर आज अपडेट देंगे। सिविल सर्विस अवार्ड्स जो अब मिलने हैं, जो 15 अप्रैल को नहीं मिल पाए, उनको लेकर नई व्यवस्था क्या है वो बताएंगे आपको। और साथ में जो कर्मचारी महासंघ की लड़ाई, जिसमें आज त्रिलोक ठाकुर गुट की बैठक हुई, मेडिकल छात्र ने एक सुसाइड किया है, जेल वार्डर की भर्ती है और यूनिवर्सिटी में जो 8वें दिन आखिर जो कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन के 8वें दिन एक नई अपडेट सामने आई है, जिसकी जानकारी अब हम आपके साथ साझा करेंगे इस बुलेटिन के जरिए। और बाकी जो मामले कमेंट बॉक्स में बाकी आपके कमेंट्स के जरिए आएंगे, उन पर भी फिर अलग से बात होगी। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में धरना चल रहा था उसमें आखिरकार विश्वविद्यालय प्रशासन ने रिएक्शन दिया है और 7 दिन से ये गैर शिक्षक कर्मचारी, इन्होंने अपनी संयुक्त जो संघर्ष समिति जैसी एक बनाई हुई थी, उसके बाद ये प्रदर्शन इनका चल रहा था। आज वहाँ विश्वविद्यालय की तरफ से इनको फीडबैक दिया गया है और इस पूरे मामले में एक जो सूचना ये मिली है कि इस पूरे मामले में अब यूनिवर्सिटी ने भी अपना लेवल पर कार्रवाई की है, यानी कि इनको कुलपति ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में, वित्त समिति की बैठक में, इनकी मांगें रखी जाएंगी जो ये यूनिवर्सिटी में धरना दे रहे थे और उसके बाद फिर पता चलेगा कि इनमें से कितनी मांगें जो हैं उनको हल किया जाता है। लेकिन अभी जो 8वें दिन कुलपति ने इस बारे में बैठक बुलाई है और इस बैठक के बाद पता चलेगा आगे होगा क्या। उसके बाद अगली बात करते हैं जेल वार्डर की भर्ती की। देखिए, 28 जुलाई को लिखित परीक्षा होगी वार्डर के पद के लिए। जेलों में जो भरे जाते हैं 2620 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और इसमें जो परीक्षा केंद्र हैं वो अलग अलग जगहों पे बनाए गए हैं, जो संजौली में है, मंडी में है, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, इस तरह के जो सेंटर हैं इसमें बनाए गए हैं। दोपहर 12 बजे परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में जो अधिक जानकारी के लिए एक नंबर भी इन्होंने जारी किया है जेल विभाग की तरफ से और
उसकी सूचना आपको कल लिखित रूप में अखबार में मिल जाएगी। अगली बात इसके साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की, जो मेडिकल छात्र ने आत्महत्या कर ली है और ये पंखे से लटक कर जो प्रशिक्षु डॉक्टर है उसने जान दी है। ये मेडिकल कॉलेज नेरचौक का मामला है। 22 साल इसकी उम्र थी और इसने पंखे से लटक कर अपनी जान दी है। जयपुर राजस्थान का बच्चा ये रहने वाला था। हॉस्टल के कमरे में ये इंसिडेंट हुआ है और पुलिस ने फिर आगामी कार्रवाई इसमें होती है जो भी है वो तृतीय वर्ष का होना था। पढ़ाई में पिछड़ जाने के कारण अपने साथ पढ़ रहे अन्य डॉक्टरों से पीछे हो गया था ये, और 2-3 महीने से गुमसुम सा रह रहा था और पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बाद ये कदम इसने उठाया है। सिम्टम ऐसे लग रहा है कि ये जो डिप्रेशन का एक इशू होता है उस तरह का मामला ये है। अब बात करते हैं कर्मचारी महासंघ की लड़ाई की। देखिए, एक राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का जो खेमा था प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता वाला, उसने हाल ही में शिमला में एक बैठक की थी। बैठक के बाद ये मुख्यमंत्री से भी मिले और जेसीसी करने की मांग की, उनको मांग पत्र भी सौंप दिया। और एक जिस पे फोकस था वो था जो बाकी एरियर और डीए के साथ जो भत्ते नहीं बढ़े हैं 90 के दशक से हिमाचल में कर्मचारियों के, उसको लेकर बात थी। लेकिन इसके बाद आज जो दूसरा गुट है त्रिलोक ठाकुर की अध्यक्षता वाला, उसने भी शिमला में आज बैठक करके अपनी ताकत दिखाई है। प्रदेश कमेटी के साथ कई विभागीय यूनियनों को साथ लाने की इसमें कोशिश की गई। त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि उन्होंने दावा किया कि सरकार से उन्हें जल्दी ही मान्यता मिलेगी। मुख्यमंत्री से जेसीसी की बैठक बुलाने की मांग की, एक मांग ज्ञापन भी तैयार किया है, इसे मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। जेसीसी की बैठक बुलाने को भी कहा जाएगा। संशोधित वेतनमान का एरियर चुकता करने की डिमांड की जाएगी, डीए की भी की जाएगी। और जो हायर ग्रेड पे है 3 जनवरी 2022 के बाद के कर्मचारियों को जो नहीं मिला, उसको लेकर भी सरकार से मामला उठाया जाएगा। विभागों में खाली पदों को भरने की मांग की है। विभागीय संगठनों में भी जो 70 मांगों की यहाँ पे चर्चा की गई है और मेन जो काम है वो है जेसीसी की बैठक को बुलाने का। जहां तक बात है जो खाली पोस्टों को लेकर जो हम बार बार बात करते हैं, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये मिली है कि जेओआईटी 817 की सुनवाई जब हाई कोर्ट में थी पिछले दिन, तो उसमें इवन जज ने खुद कहा कि फील्ड में ये इस तरह के क्लरिकल के जो पद हैं, जेओआईटी के पद हैं, खाली हैं विभागों में और इस भर्ती परीक्षा को जल्दी होना चाहिए। लेकिन जो सहमति जो विकल्प दिए गए थे उसमें ना बढ़ने के कारण अगले मंगलवार तक इसको स्थगित किया गया है। मंगलवार को हो सकता है उसमें कोई डिसीजन हो जाए। लेकिन इसमें बताने की बात यह है कि 1800 से ज्यादा पद इसमें भरे जाएंगे जेओआईटी 817 में भी, और इसीलिए जो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये खुद माना कि विभागों में पद खाली हैं, उससे दिक्कत हो रही है काम करने में और इस तरह की भर्तियां ज्यादा लंबी नहीं लटकनी चाहिए। लेकिन क्योंकि केस चल रहा है तो फिर उस तरह से ही इंतजार इसका होगा और उसी तरह से इंतजार करना पड़ेगा। सिविल सर्विस अवार्ड की बात कर लें, आपको पता है राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से 3 कैटेगरी के सिविल सर्विस अवार्ड देती है। इसमें सिविल सर्विस अवार्ड भी है, इसमें गौरव पुरस्कार भी है और हिमाचल गौरव पुरस्कार जिस तरह से होता है, इसके लिए आवेदन 15 अप्रैल से पहले राज्य सरकार ने मांग रखे थे, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, इसलिए इनको प्रोसेस नहीं किया जा सका और जब ये प्रोसेसिंग नहीं हुई तो इनको 15 अगस्त के लिए टाल दिया था। अब 15 अगस्त का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के रिज मैदान पे होगा उसमें ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए जीएडी को जितने भी आवेदन हैं उनको स्क्रीन करने को कहा गया है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार से जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें बैठक होने वाली है, जिसमें जो सिविल सर्विस अवार्ड वाले जो स्टेट अवार्ड के जो 3 कैटेगरीज हैं उसमें अवार्ड किसको देना है उसकी सिलेक्शन होगी। तो जिन लोगों को लग रहा था कि जो आवेदन किया है वो खत्म हो गया, वैसा नहीं है। इसमें अभी डिसीजन होना है और उस डिसीजन तक का इंतजार आपको करना चाहिए। अभी कैबिनेट सब कमेटी के मिनट्स की बात करते हैं। जिस दिन ये कैबिनेट सब कमेटी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें 5 पोस्ट कोड डिस्कस किए गए। पहले इसमें पर्सनल ने प्रेजेंटेशन दी थी लेकिन उसमें डिसीजन कोई हो नहीं पाया। बाद में इनको वहां मीटिंग से बाहर कर दिया गया था, मतलब इनकी प्रेजेंटेशन के बाद इनको भेज दिया गया और जो वहां बचे लोग जैसे राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष थे, इधर जो विजिलेंस के लोग थे, लॉ डिपार्टमेंट के लोग थे, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही
आई थी कि मिनट्स इस बैठक के आएंगे और उसके बाद आगे प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इस बैठक के मिनट्स अब जारी नहीं किए जा रहे हैं। कार्मिक विभाग को सूचना दी गई है क्योंकि इस बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया, अगली मीटिंग तक सारा प्रोसेस होल्ड किया गया है, तो इसीलिए इसमें कोई मिनट्स नहीं आने हैं, अगली मीटिंग का ही इंतजार करना पड़ेगा। तो जिन पोस्ट कोड में एफआईआर वाले में अभी इंतजार लोग मिनट्स का कर रहे हैं, उनके मिनट्स नहीं आएंगे और उसके लिए अभी आपको थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। अब बात करते हैं जो ये है मामला जेबीटी और वेटनरी फार्मासिस्ट का। देखिए, वेटनरी फार्मासिस्ट में तो ऐसा है कि जो इनके अभ्यर्थी हैं वो बार बार हमें मैसेज करके ये सूचना दे रहे हैं कि अगर शनिवार तक हमारे ऑर्डर नहीं हुए तो मंडे को हम सचिवालय के बाहर धरना देंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। तो पहली सूचना तो उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने सचिवालय के बाहर धरना देना है तो वो ऐसे धरना नहीं होता, अदरवाइज वहां एक एफआईआर दर्ज हो जाती है और नौकरी मिलने से पहले कोई केस आप पे बन जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। दरअसल जो छोटा शिमला का जो एरिया है सचिवालय के आसपास का, वो धरना प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहां पर अगर आपने कुछ प्रदर्शन करना है, कोई रोष व्यक्त करना है, तो आपको पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन की जरूरत होती है। बिना परमिशन के यहां कुछ नहीं हो सकता, तो पहले तो तकनीकी तौर पे इस बात को समझ लें। दूसरी बात यह है कि इनको लेकर जो नियुक्ति की संबंधित फाइल है वो राज्य सरकार के पास है, मुख्यमंत्री दिल्ली में है, आएंगे उसके बाद ही कुछ बात हो पाएगी। इसीलिए अभी इसमें कोई डेडलाइन तय करना मुश्किल है कि सोमवार को ऑर्डर होंगे कि मंगलवार को होंगे, या अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। तो ये एक अपडेट थी वेटनरी फार्मासिस्ट को लेकर, क्योंकि विभाग ने जो भी स्टेशन लगाने हैं लगभग वो प्रक्रिया पूरी कर दी थी जो इसमें गलती हुई थी, और अब ये जो राज्य सरकार से परमिशन चाहिए फाइल पे, क्योंकि लगभग सभी विभागों के अधिकारी अब बिना मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति के कोई पोस्टिंग ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। और अभी जो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक एक हुई थी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, उसमें भी यह डिसीजन हुआ था कि नए पद अगर भरने हैं तो भी कैबिनेट से मंजूरी चाहिए और परमिशन टू अपॉइंट यानी कि पोस्टिंग के लिए भी मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी चाहिए। तो यही प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए अभी हम आपको कोई भी डेडलाइन नहीं दे पाएंगे कि किस दिन ये ऑर्डर होगा, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। जहां तक बात है जेबीटी की फाइल वाला, तो जेबीटी को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अभी स्कूलों की रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया हाल ही में कैबिनेट ने की है, आज कैबिनेट से फाइल वापस आई नहीं है, प्रोसीडिंग अभी साइन मुख्यमंत्री से हुई नहीं थी, वो दिल्ली चले गए हैं, तो मंडे को लगभग प्रोसीडिंग आनी है। उस प्रोसीडिंग के आने के बाद नोटिफिकेशन होगी स्कूलों को क्लोज करने की, और ये स्कूल कोई जो क्लोज होंगे वो इनकी संख्या जो है वो 433 के आसपास है, जो जिसमें जीरो एनरोलमेंट के लगभग 100 हैं और बाकी 5 से कम एनरोलमेंट वाले ऐसे स्कूल हैं जो प्राइमरी में 2 किलोमीटर दूसरे स्कूल में शिफ्ट होंगे बच्चे और मिडिल में 3 किलोमीटर में शिफ्ट होंगे बच्चे। तो ये पहले रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद नए सिरे से वो स्टेशन फाइनल होने हैं। तो इसीलिए इसके लिए भी अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा जो सोमवार से शुरू हो रहा है, कि विभाग जेबीटी की अपॉइंटमेंट को लेकर क्या स्टेप उसमें उठाता है। हालांकि टीजीटी की जो रोकी गई थी, जो बीच में मॉडिफिकेशन जिसको हेल्ड इन अबेयंस कर दिया गया था, वो प्रोसेस लगभग रेडी है और उसमें मुख्यमंत्री की दोबारा से अब फाइल पे परमिशन की जरूरत नहीं है, वो मुख्य शिक्षा मंत्री के स्तर पर ही हो जाएगा। और ये जो स्टेशन है वो लगभग 160 या 170 के आसपास टीचर हैं उनके अब लगने वाले हैं और उसके बाद ये ऑर्डर अलग से हो जाना है। अगली बात जो है वो है मेडिकल डिवाइस पार्क पर कैबिनेट का कल का सबसे बड़ा फैसला, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी स्थिति साफ की है। कैबिनेट ने कल ये डिसीजन लिया कि भारत सरकार से जो मेडिकल डिवाइस पार्क मिला था, जिसकी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन शिलान्यास किया था जब वो एम्स के उद्घाटन के लिए बिलासपुर आए थे। नालागढ़ में ये बनना है, 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ भारत सरकार ने देना था, 30 करोड़ भारत सरकार ने पहली किस्त के तौर में दे दिया था, लगभग 90 करोड़ राज्य सरकार ने वहां खर्च कर दिया है, प्लेन कर दिया है जमीन को, अब वहां सिर्फ प्लॉट अलॉटमेंट होनी थी। लेकिन अब राज्य सरकार की कैबिनेट ने पिछले कल ये डिसीजन लिया कि हम भारत सरकार की शर्तों के ऊपर मेडिकल डिवाइस पार्क को नहीं बनाएंगे और जो भारत सरकार ने 30 करोड़ हमें दिए हैं उनको हम वापस कर देंगे, ये डिसीजन लिया है। और इस पार्क को बनाने के लिए अब सिडबी या किसी और एजेंसी से लोन लिया जाएगा और फिर राज्य
राज्य सरकार अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से इसको बनाएगी। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से एक प्रेस बयान सरकार का आया, उसमें कुछ चीजें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने 265 एकड़ भूमि 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए दी थी। नालागढ़ में 30 करोड़ जो है वो वापस भारत सरकार से मिले थे अभी तक, इनको हम वापस कर देंगे। और उसकी वजह यह है कि जब ये बिडिंग के जरिए हिमाचल को मिला, 4 राज्यों को मिला था मेडिकल डिवाइस पार्क, उसमें हिमाचल भी एक था, तो उसमें जो 1 रुपए पर प्रति वर्ग मीटर पर उद्योगपतियों को जमीन देनी पड़ेगी, 3 रुपए प्रति यूनिट पे बिजली देनी पड़ेगी, और अगले 10 वर्ष तक पानी और रखरखाव, गोदाम इत्यादि की सुविधा भी बिना शुल्क के देनी पड़ेगी। इससे राज्य को ना सिर्फ जीएसटी का नुकसान होगा बल्कि अपने संसाधन भी उसमें लगेंगे, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट से हमने विड्रॉ करने का फैसला लिया है। और विड्रॉ करने से राज्य सरकार को इसमें डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है, ऐसा सरकार ने कहा है। उद्योगपतियों को अनिवार्य प्रोत्साहन प्रदान करने पड़ेंगे, अगर इसी में रहा इससे राज्य के खजाने पर बोझ पड़ेगा, सरकार को राजस्व का और घाटा होगा। अभी तक जितना इसमें खर्च हुआ है राज्य सरकार ने ही, इसमें अभी 75 करोड़ तो अपने लगाए हैं, बाकी 30 करोड़ भारत सरकार के लगे हैं जो वापस करने हैं। और अब इस परियोजना में फेरबदल सरकार करेगी अपनी योजना के अनुसार, और इसमें 50% भूमि विशेष रूप से चिकित्सा उपकरण उद्योगों के लिए देंगे, 75% जो है वो बाकी रणनीतिक उद्योगों को दी जाएगी। और ये जो कॉस्ट है ये सरकार पूरी कॉस्ट इस जमीन की लेगी, जिससे सरकार को कमाई होगी। ये जो मुख्यमंत्री की तरफ से बात कही गई है मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर। अगली बात अगर करें तो वो है अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट, जो बड़े दिनों से चर्चा में है लेकिन जारी नहीं हो रही। देखिए एचएएस का एक कन्वेंशन यहां हो रही है 11 अगस्त को, जिसमें पेट्रोहॉप में, जिसमें मुख्यमंत्री भी जाएंगे। और जो बाकी जगह का इशू है उसमें कुछ विभागों में एचओडी बदलने की चर्चा थी चुनाव के बाद, क्योंकि चुनाव के दौरान के कुछ अनुभव थे, और कुछ जगह जो 3 साल का कार्यकाल सामान्य तौर पर एचओडी को या विभागों में मिलता है वो पूरा हो गया था। इन सारी चीजों के साथ साथ 2 जिलों के डीसीज को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि उनमें भी बदलाव करना है। और अब इस पूरी फाइनल सिचुएशन में इवन मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को भी पूछा कि अगर आपको कोई पसंदीदा अफसर चाहिए तो वो भी उनको बता दें, ताकि जब डिसीजन लेना है तो उनके ध्यान में हो। इस सब के बावजूद ये तय हुआ था कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव और जो इनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो दिल्ली में जब नीति आयोग की बैठक के लिए जाएंगे तो वहां पे डिस्कशन होगी, उसके बाद इस चीज को फाइनल कर लेंगे, फिर ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन नीति आयोग की बैठक में ना मुख्यमंत्री जा रहे हैं ना मुख्य सचिव दिल्ली गए हैं, तो अब अगला इंतजार करना पड़ेगा कि प्रशासनिक फेरबदल के लिए आपस में म्यूचुअल डिस्कशन कब कंप्लीट होती हैं। तो एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि नीति आयोग की बैठक को लेकर विवाद क्यों है। देखिए आज जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली चले गए हैं, शुक्रवार को आम जनता से मिलते थे लेकिन आज नहीं मिल पाए, क्योंकि जो व्यवस्था ऐसी है कि अब वो दिल्ली गए हैं तो फिर जो यहां मुलाकात संभव नहीं थी। लेकिन दिल्ली जाने के बावजूद कल जो नीति आयोग की बैठक हो रही है उसमें सीएम शायद शामिल ना हो, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं उन सभी ने यह डिसीजन किया है बजट के, केंद्रीय बजट के विरोध में, कि 2 राज्यों को पैकेज दे दिया, बाकी राज्य छोड़ दिए, और इसीलिए इस बैठक में नहीं जाना है। आज हमने इस बारे में मुख्य सचिव से भी बात की, उन्होंने कहा कि नीति आयोग को लेकर एजेंडा ज्यादा फाइनेंशियल नहीं था, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और जो बिजली पानी और इस तरह के जो सीवरेज के इत्यादि की सुविधाएं होती हैं उससे रिलेटेड ज्यादा मैटर नीति आयोग में थे। और नीति आयोग राज्य सरकार को फंड एलोकेट करने के लिए सिफारिश करने की डायरेक्ट संस्था नहीं है फाइनेंस कमीशन की तरह, तो इसीलिए कोई एजेंडा उस तरह का गंभीर नहीं था। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने उसमें शामिल होना होता तो हमने उनका भाषण तैयार करना था। इसका मतलब यह हुआ कि सीएम इस बार नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो उसका पता भी कल ही चलेगा। लेकिन राज्य सरकार के अधिकारी नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब सीएम भी वहां मीटिंग में शायद ना जाएं। लेकिन जो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात है या संगठन के आधार पर जो कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात है, यह संभव है कि उनके साथ मुलाकात हो। हिमाचल में अभी आप देखिए मंत्रिमंडल में एक पद खाली है, राज्य सरकार की पूर्ण बहुमत है, 40 विधायक दोबारा हो गए हैं। जिन जिलों में आपको संतुलन बनाना है वहां को लेकर फैसले हो सकते हैं, इन फैसलों को लेने को लेकर हाईकमान से सहमति लेना जरूरी है। अब चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे बदलाव हो, चाहे वो मंत्रिमंडल में किसी को शामिल करना हो उसको लेकर चर्चा हो, या फिर सीपीएस को लेकर जो एक अनिश्चितता चल रही
है उसको लेकर डिस्कशन करना हो। अब ये कल पता चलेगा कि मुख्यमंत्री आज और कल ये किन तरह की चर्चा जो डिस्कशन में शामिल होते हैं। लेकिन कम से कम नीति आयोग की बैठक में जाने को लेकर एक नया विवाद अब यही है कि उसमें शायद ना जाएं। ये पता लगने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहले ही बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं और ये राज्य के साथ अन्याय है और हिमाचल के मुद्दे अगर नहीं उठाएंगे तो फिर राज्य को दिल्ली से मिलेगा क्या। आज जो हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी ये कहा है कि ये राज्य के साथ कुठाराघात हो जाएगा अगर मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते, क्योंकि दल अलग जगह है, जो चुने हुए सरकार होती है वो पूरे प्रदेश की होती है या फिर चुनी हुई सरकार दिल्ली में पूरे देश की होती है। तो इसमें दलीय आधार पर फैसले नहीं होने चाहिए। राज्य का जो मामले हैं वो केंद्र सरकार के साथ उठाने के लिए नीति आयोग एक बेहतर प्लेटफॉर्म था। अब बात करते हैं सचिवालय में जो पटवारी भटक रहे हैं उनकी। देखिए, इन्होंने पिछले कल अपनी चाबियां सौंप दी थी और काम छोड़ दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप पहले ही छोड़ दिया था। राज्य सरकार ने इसको गंभीरता से लिया, कल इनको नोटिस जारी कर दिया कि अगर 2 दिन के भीतर व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा ज्वाइन नहीं किया तो आपका ये पीरियड डाइज नॉन हो जाएगा और आप में ब्रेक इन सर्विस आ जाएगी और जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं उनकी तो टर्मिनेशन ही हो जाएगी। सरकारी वाले तो, रेगुलर वाले तो सस्पेंड होंगे, लेकिन जो नॉन रेगुलर हैं उनकी टर्मिनेशन ही हो जाएगी। अब इसके बाद आज ये बात करने आए, पिछले कल का जो ऑर्डर था उसमें ये कहा गया था कि इनके साथ जो सरकार वार्ता के लिए तैयार है, दरवाजे खुले हैं, लेकिन आज जब पहुंचे तो दरवाजे बंद मिले सचिवालय में। बंद का मतलब ये हुआ कि जो एसीएस रेवेन्यू है उन्होंने ही ये कह दिया कि वो पहले जो स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू है उनसे बात करें, फिर उनसे मुलाकात के लिए अभी 5 बजे के आसपास का टाइम तय हुआ था, फिर मुलाकात होगी, फिर सारी चीजें आगे होनी है। लेकिन एक चीज जो सोशल मीडिया पे रिएक्शन मिला है, सरकार के इस सख्त कदम का समर्थन किया है लोगों ने और लगभग सभी ने बहुमत से इस डिसीजन को गुड डिसीजन कहा है कि आपने स्टेट कैडर बनाया और अगर ये हड़ताल करते हैं तो इनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया का समर्थन है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने यह भी कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आज जब इनकी एसोसिएशन बातचीत के लिए आई तो अब शाम को मुलाकात होने के बाद पता चलेगा कि आगे क्या होता है। हालांकि सचिवालय में जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने एक बात बिल्कुल कही कि स्टेट कैडर तो उन्हें स्वीकार नहीं है, ये तो सरकार इसको लागू करना भूल ही जाए, क्योंकि अगर ये किया तो फिर और भी तरीके हैं विरोध प्रदर्शन करने के। लेकिन बाकी चीजों पर हम बातचीत के लिए तैयार हैं, एटलीस्ट स्टेट कैडर पे तो कोई समझौता नहीं होगा। अब आगे इस चीज में होना क्या है उसको लेकर अब इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आज रास्ता निकलता है या नहीं, क्योंकि 2 दिन का अल्टीमेटम है और कल ये डेडलाइन पूरी हो जाएगी। फिर बात करते हैं शिक्षा में जो बड़ा धमाका होने वाला है। देखिए, कल कैबिनेट से जो डिसीजन हुआ वो भी आपको बता दें और उस डिसीजन के बाद 10,000 ट्रांसफर केस कैसे फंसे हैं वो जानकारी भी आपको दे दें। कैबिनेट ने जो डिसीजन किया है उसके मुताबिक जो स्थानांतरण संबंधी नीति है उसको एजुकेशन के लिए बदलने को कह दिया ताकि सेशन के बीच में कोई ट्रांसफर नहीं होगी। ये कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है। इस डिसीजन को इमीडिएटली लागू किया जा रहा है, मतलब जो पेंडिंग डीओज हैं, जो सिफारिशें हैं वो भी बीच में अब रुक जाएंगी। लेकिन इन रुकने के कारण सिर्फ ये ट्रांसफर की ही बात नहीं है, एजुकेशन में बड़ी सारी चीजें, बड़े सारे बदलाव एक साथ अब हो रहे हैं। और सबसे बड़ा धमाका है अभी जो रैशनलाइजेशन के तहत विद पोस्ट टीचर ट्रांसफर हो रहे हैं। आज राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय से टीजीटी के करीब 464 या 467 के आसपास टीचर्स की फाइल परमिशन के साथ आ गई है, जिनको रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया के साथ सरप्लस मानकर विद पोस्ट ट्रांसफर किया जा रहा है अन्य स्कूलों में। या तो वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं या फिर वो ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे ज्यादा हैं लेकिन टीचर कम हैं। अब आप देखिए, अभी जो प्रपोजल गया था कैबिनेट में, उस प्रपोजल में यह कहा गया था कि अध्यापकों की स्थानांतरण संबंधी मामले पूरे वर्ष विभाग में प्राप्त होते रहते हैं। ये मैं कैबिनेट नोट पढ़ रहा हूं, जिससे शैक्षणिक सत्र के मध्य में भी अधिकतर अध्यापकों का स्थानांतरण किया जाता है। शैक्षणिक सत्र के मध्य अध्यापकों की ट्रांसफर से और बदले जाने से दूसरे अध्यापक की अनुपलब्धता के कारण वर्ष भर अधिकतर पाठशालाओं में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। वर्तमान में शिक्षा विभाग में दोनों विभागों में अध्यापकों की ट्रांसफर के लगभग 10,000 से अधिक मामले पेंडिंग हुए हैं जो प्राप्त हो चुके हैं।
2000 से अधिक मामले कोर्ट में ट्रांसफर के झगड़े के चल रहे हैं। इस स्थिति से निपटना विभाग के लिए जरूरी है और इसके लिए यह फैसला लिया जाए कि केवल एक बार ही साल में ट्रांसफर हो। अब एक बार जो ट्रांसफर है वो हो गई, इस कारण जो ये 10,000 से ज्यादा लंबित ट्रांसफर के केस हैं अब ये फंस गए हैं। जिसका भी डीओ पेंडिंग है अब वो उसकी उम्मीद छोड़ दे। एक बात तो ये है। दूसरी बात, एक और चेंज ये होने वाला है कि इस ऐसी प्राथमिक पाठशालाएं हैं जहां बच्चों की संख्या 5 से कम या 10 से कम है। इन पाठशालाओं में अध्यापकों के 2 या 3 पद ऑलरेडी स्वीकृत हैं। इसके विपरीत कुछ पाठशालाएं ऐसी हैं जहां बच्चों का नामांकन अधिक है लेकिन टीचर कम है। इस स्थिति से निपटने के लिए एचटी और जेबीटी के पदों को इंटर ट्रांसफरेबल किया जाए और ताकि कम नामांकन वाली पाठशालाओं में पढ़ रहे अधिक अध्यापकों को कम अध्यापकों वाली पाठशालाओं में रिक्त पदों के अधिक ट्रांसफर किया जा सके। तो ये भी अप्रूव हो गया है। अभी इस सारी चीज के साथ एक ध्यान देने वाली है कि पिछले 20 साल में प्राइमरी में 3,32,000 बच्चे कम हुए हैं सरकारी स्कूलों में और मिडिल में 1,80,000 बच्चे कम हुए हैं और इतने ही बच्चे सरकारी से निकलकर प्राइवेट स्कूलों में गए हैं। मतलब प्राइवेट स्कूलों में जो भरोसा है लोगों का वो बढ़ रहा है, सरकारी स्कूलों में ग्रेजुअली कम हो रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकार को सख्त फैसले कैबिनेट में लेने पड़े और इसी कारण आने वाले दिनों में कुछ और चेंजेस आप देखेंगे। जो मैंने आज आपको बताया, जो एक फाइल आई है 467 टीजीटी की जिनको सरप्लस माना गया है, इसी तरह की 2 फाइलें अभी और पेंडिंग है जो डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से सरकार को आई थी। आज इस फाइल को फिलहाल रोक लिया गया है ताकि कैबिनेट की प्रोसीडिंग आने का इंतजार कर लेते हैं। उसके बाद ये मास ट्रांसफर एक साथ होंगी और जो सिफारिशी डीओ दूसरे वाले हैं वो रुक जाएंगे। ये एक बड़ा चेंज है एजुकेशन में और इसीलिए इसमें आगे जो भी अपडेट होगी जिस तरह से होगी वो हम आपको जानकारी अलग से देंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन हमारे सामने थी वो मैंने आपके साथ साझा कर ली, खासकर एजुकेशन के मामले में, क्योंकि बाकी विभागों में कांगड़ा को लेकर इतनी जो ट्रांसफर को लेकर इतनी ज्यादा चीजें नहीं रहती, लेकिन एजुकेशन में लगभग इसमें ज्यादा जो असर इसका होता है, इसीलिए ये आपको जानकारी देना जरूरी था। बाकी अगर आपके पास कोई ज्यादा जो चीजें हैं और ज्यादा कोई अपडेट आपके पास या फिर कोई ऐसी जानकारी लेने को लेकर कोई सवाल है तो आप इसी कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम इसका जो रिप्लाई लेकर फिर इसी बुलेटिन के माध्यम से आपको रिप्लाई भी कर सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।